हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर ऑल द नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स। तो यस, नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करते हैं, लाइक इसरो हो गया, गेट हो गया, या फिर अगर आप यूजीसी नेट कोई भी सेट एग्जामिनेशन, या अगर आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको नॉर्मल फॉर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। और आपके किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूं। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर चेक करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 NF होता है, 5 नॉर्मल फॉर्म्स हम पढ़ते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स का ये मीनिंग है, अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, द बेसिक प्राइमरी रीजन टू क्रिएट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कि आपके पास जो बल्क अमाउंट में डेटा है, उस डेटा को आप क्विकली एक्सेस कर सके। जितने भी डुप्लीकेसी रिकॉर्ड्स है उसको आप इग्नोर कर सके। डेटा आपका इंटीग्रेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सो दैट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की अगर जरूरत हो तो आप उसको क्विकली एक्सेस कर सके। तो आपके पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा को सेग्रीगेट करना ही नॉर्मलाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में जो सबसे पहला आपका नॉर्मलाइजेशन है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एनएफ। ओके, फर्स्ट एनएफ का ट्रिक आप कैसे याद रखोगे? फर्स्ट एनएफ का ये मतलब है कि सबसे पहले जब आप किसी भी डेटाबेस को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उसी ईआरडी को आप मैपिंग करते हो टेबल के फॉर्मेट में। तो जब आप टेबल के फॉर्मेट में उसको मैपिंग करेंगे तो आपका रोज है, कॉलम्स है। ओके, तो रोज को आप क्या बोलोगे? रोज को आप बोलोगे टपल। एंड अगर हम कॉलम की बात करेंगे, इसे आप एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो किसी भी डेटाबेस में जो आपके रो होते हैं वो यूनिक होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए, और वो एटॉमिक फॉर्मेट होना, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का आपको कीवर्ड क्या याद रखना है कि जब आपने ईआरडी को कन्वर्ट किया टेबल में, तो सबसे पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और एटॉमिक होना चाहिए। उस नॉर्मल फॉर्म में कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होगा, ना ही कोई कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट होगा, और कोई भी टू रोज आपके आइडेंटिकल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, मे बी उनको मल्टी वैल्यू क्या है, सिंगल वैल्यूड क्या है, या कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल को मैंने इस तरीके से ईआरडी में रिप्रेजेंट किया। इस स्टूडेंट के कुछ बिहेवियर होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, स्टूडेंट का आईडी या स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट का कुछ नाम भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका भी कुछ नाम होगा। स्टूडेंट का अपना एक एज होता है, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर होते हैं, स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल किया है। सो देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, जो भी आप सोच सके वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो सिंगल वैल्यू का ये मीनिंग है। अगर हम आईडी की बात करें या रोल नंबर की बात करें, तो रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का ब्रेक होके नहीं आएगा। अगर उसने कंप्यूटर साइंस के कोर्स में एनरोल किया है तो कंप्यूटर साइंस में उसका रोल नंबर 101 है, तो आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो दैट इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का। अब अगर आपने किसी भी स्टूडेंट को उसके रोल नंबर के बेसिस पे यूनिकली आइडेंटिफाई किया है, तो उसी क्लास में अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका सेम नाम है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आकाश, दूसरा स्टूडेंट है उसका सेम नाम आकाश है, हो सकता है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट है, कई सारे स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों स्टूडेंट डिफरेंट है? तो इसको मैंने रोल नंबर 101 दे दिया, इसको मैंने रोल नंबर 102 दे दिया। नाउ यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर मुझे 102 से कोई काम है देन आई विल से रोल नंबर 102। तो दैट इज द मीनिंग कि कोई भी दो रो आपके आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, वहां पे एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा सारे वैल्यूज को। तो ये सिंगल वैल्यू की बात हो गई, और यहाँ पे ये आपका फोर्थ पॉइंट की बात हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नो मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे? जैसे आपने स्टूडेंट है, उसका एक एड्रेस भी होगा, ठीक है, एड्रेस भी ले लेते हैं। अब एड्रेस है, एड्रेस उसके दो हो सकते हैं, एक उसका हो जाएगा परमानेंट एड्रेस और एक उसका हो जाएगा टेम्पोररी एड्रेस। जैसे आप मुंबई आए हो तो मुंबई में आप स्टडी करने के लिए आए हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? टेम्पोररी एड्रेस हो जाएगा। और आपका नेटिव प्लेस कहीं और है, वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा।
तो मैंने एक एट्रीब्यूट को मल्टी वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब टेम्पोररी एड्रेस को भी आप फर्दर डिवाइड कर देंगे और परमानेंट एड्रेस को भी आप फर्दर डिवाइड कर दोगे। आपका एक घर का नंबर होगा, रूम नंबर होगा, आपके एक स्ट्रीट का नंबर होगा, आपका एक स्टेट होगा, आपका एक सिटी होगा, आपका एक पिन कोड होगा, सो एंड सो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पिन कोड हो सकते हैं, स्ट्रीट नंबर हो सकता है, सो एंड सो। तो मल्टी वैल्यू कंपोजिट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मल्टी वैल्यू का मतलब है एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे आपने बोला एक मेरा परमानेंट एड्रेस है, एक मेरा टेम्पोररी एड्रेस है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का ये मीनिंग है, अगर मैंने स्ट्रीट को, लैंडमार्क को, अपना स्टेट, अपना कंट्री, अपना पिन कोड, जब इन सारे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दिया, तो ये चारों को अगर मैं कंबाइन कर रही हूँ तो ये कंबाइन होके फॉर्म हो रहा है मेरे टेम्पोररी एड्रेस में। सो दिस इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, और एट्रीब्यूट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपके ये सारे वैल्यूज नहीं होते, यहाँ पे नो लिखा है ना, नो लिखा है। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो व्हाट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म? सेकंड नॉर्मल फॉर्म का ये मीनिंग है, सबसे पहले वो जो आपका रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इसमें आएगा टू नॉर्मल फॉर्म। तो अगर मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या जितने भी रिलेशंस 2NF में हैं वो 1NF में है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बट उसको ध्यान से रखिएगा, ये सेट और सबसेट का प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, छोटे वाले सर्किल में हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे भी हूँ, है ना। तो एवरी 2NF इज इन 1NF। अब अपोजिट पूछ लेती हूँ, क्या मैं 1NF में हूँ तो कहना इसे कि मैं 2NF में हूँ? तो नो, आप देख लो, अगर मैं 1NF में हूँ इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यूजीसी नेट में या फिर जो आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं भर भर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको याद करने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद नहीं करना है, समझ के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 2NF में हम बात करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी की, कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी से आप क्या समझते हैं? मैंने बोला कि मैं अपने घर से स्टार्ट होके आपके घर पे आ रही हूँ, किसी आर के घर पे जा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक रिलेशन है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला ए की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया पी है, कि ये दो ऐसे मेरे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसकी मदद से मैं आर के पास पहुंच रही हूँ, तो मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। ये मेरा एटॉमिक वैल्यू है, या अगर मैं इसको कीज के टर्म में बोलूं तो ये मेरा यूनिक की हो गया, या फिर ये मैं बोलूंगी मेरा कैंडिडेट हो गया, कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। मतलब ये तो मुझे मिनिमम चाहिए ही। अब उसी क्वेश्चन में या कहीं पे भी अगर आपको एक रिलेशन पी से दिख जाता है या एक रिलेशन ए से दिख जाता है, इसका मतलब वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। तो इस टाइप का जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो 2NF में नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में मैंने आपको ये बोला कि दिस इज योर कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पे की बात हो रही है, तो की का ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे आप इसको फिर फर्दर डिवाइड इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इस टाइप का अगर कहीं पे भी कोई एट्रीब्यूट हो तो यू कैन से दैट इज नॉट इन 2NF। नाउ थर्ड NF की बात कर ले। थर्ड NF में आपका कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होता है, ठीक है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब मैं ए से बी पे जा रही हूँ, बी से मैं सी पे जा रही हूँ, तो ए से सी पे भी हम लोग आ सकते हैं नॉर्मल रूल से। तो ये नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये रिडंडेंट डेटा है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी कोई रिलेशनशिप गिवन है तो जो LHS वाली वैल्यू है वो मस्ट भी सुपर की होना चाहिए, या फिर और आपका बी वाला एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो किसी भी अगर आपको स्टेटमेंट में प्राइम एट्रीब्यूट दिखता है या ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात होती है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, सो दीज आर द कीवर्ड्स टू मैच विथ 3NF। अब BCNF की बात कर लेते हैं। BCNF आपका अगेन दिस इज द सबसेट ऑफ 3NF, अगेन दिस इज द सबसेट ऑफ 2NF एंड दिस इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट NF। तो ये हायरार्की आपको याद रखना है, ठीक है। BCNF में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं X मस्ट बी अ सुपर की, नॉट ऑलवेज बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, एंड BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन सो एंड सो। क्या मीनिंग है इन सारी चीजों का? यहाँ पे हम बात कर रहे थे BCNF का, तो BCNF इज द सबसेट ऑफ 3NF 2NF 1NF। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगेन सेम चीजें हम रिपीट करेंगे। अगर मैंने ये बोला
द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी इज इन BCNF, तो क्या वो रिलेशन 3NF में होगा, 2NF में होगा, 1NF में होगा? तो आप बोलोगे यस। स्वाभाविक सी बात है, ये छोटा सब सेट है, इसके अंदर मैं हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ। बट अगर आप इसका अपोजिट कर देते हो, अगेन दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, और अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कंपलसरी आपका सुपर की होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करूं तो हमेशा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम स्टेटमेंट मैंने लिखा, BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF, 2NF, 1NF। तो कैसे आपको मैं याद कराती हूँ, स्ट्रॉन्गर का क्या मीनिंग है आपको पता है? अगर आप घर के सबसे छोटे से सदस्य हो, है ना, तो आपका जो रिलेशन वहां पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट की बात होती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन कंक्लूड। सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रॉन्गर देन 3, 2 एंड फर्स्ट NF। और BCNF में एक और स्टेटमेंट कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया, नो ट्रिवियल डिपेंडेंसी एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। इस स्टेटमेंट को समझिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिवियल डिपेंडेंसी की बात कही गई, नो ट्रिवियल डिपेंडेंसी का ये मीनिंग है, अगर मैंने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट लिख दिया तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो वाई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो ये एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। इस तरीके का डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए BCNF में। और एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की, ओके। तो कैंडिडेट की जस्ट आपको मैंने बताया दैट इज अ यूनिकली मिनिमल सुपरसेट ऑफ सुपर की। तो सारे जो भी रिलेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो सारा आपका कैंडिडेट की होना चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी थिंग टू लर्न BCNF। अब इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपका फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये कीज पे याद रखना है, एटॉमिक वैल्यू है, नो मल्टी वैल्यू है, नो कंपोजिट एट्रीब्यूट, दैट विल बी इन 1NF। अगर मैं 2NF की बात करूं तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड NF की बात करूं तो आपका यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पे हमेशा ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहेगा। और जो ए है, ए मस्ट बी सुपर की, और बी की बात करेंगे यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट आता है। BCNF की बात करें तो BCNF में आपका मे नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, और सारे जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे, बिकॉज कि यहाँ पे कंपलसरी आपका मस्ट भी सुपर की है, तो इट मस्ट बी अ कैंडिडेट की। इसके बाद रिसेंट ईयर में क्वेश्चन देखा जा रहा है 4NF, 5NF भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है। तो अगेन अगर हम 4 नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, और 5NF की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्विक रिवीजन के लिए। आई होप एक छोटे से समय में आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ही एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। यस, सो 1 सेकेंड। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब अभी जो मैंने आपको समझाया, आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट से लिया है, तो आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो यहाँ पे BCNF, 3NF, 2NF, 4NF की बात की गई है, तो अगर आप अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे इट रिमूव्स मल्टी वैल्यूड, इट इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, इट रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इट रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी। मुझे ये देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर मुझे प्रॉपर्टी याद है। क्या पढ़ा था हमने BCNF में? BCNF में हमने ये पढ़ा था
कि BCNF में कोई भी आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ऑलवेज होल्ड नहीं करती है, तो इसका मैच हो जाएगा BCNF का विद द ऑप्शंस 2। 3NF की बात करें, यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात की थी, 2NF में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी की बात की थी, और 4NF में हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात की थी। तो आप यहाँ पे मैच कर लो, ए का यहाँ पे आएगा 2, ओके, बी का यहाँ पे आएगा 3। सो नाउ आई कैन इजिली सी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दैट all the concepts are very important to learn how you can solve the questions in the competitive examination। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर नहीं भूलिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें आपके एग्जामिनेशन के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएंगे, तो एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट कि जो भी लर्नर्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं ये वीडियो उनके तक पहुंचे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।